हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था हमने वेक्टर फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम उससे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है L, और इसकी तीनों वर्टिसेस पे Q मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। A पे भी Q मैग्नीट्यूड का, B पे भी Q मैग्नीट्यूड का, और C पे भी Q मैग्नीट्यूड का। और इसके सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड को O नाम देते हैं, और यहाँ पे हमने कोई चार्ज प्लेस किया है कैपिटल Q, और इस कैपिटल Q चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। मतलब कि इस Q चार्ज की बात करें तो A पे जो चार्ज रखा है वो भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, B पे जो चार्ज लगा रहा है वो भी फोर्स लगा रहा होगा, C पे जो चार्ज रखा है वो भी फोर्स लगा रहा होगा। तो इन तीनों चार्जेस के कंबाइन इफेक्ट से जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है O पॉइंट पे जो Q चार्ज रखा है उस पे। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। अब देखो, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स L लेंथ की होंगी, और हर एक एंगल जो होगा इसका वो 60 डिग्री एंगल होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो था K पहला वाला चार्ज, दूसरा वाला चार्ज Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहाँ पे A चार्ज की, A पे जो चार्ज रखा है उसकी O पॉइंट से डिस्टेंस, B से O की डिस्टेंस, C से O की डिस्टेंस तीनों सेम रहेंगी। तो हम किसी एक चार्ज से O पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी तीनों के लिए सेम रहेगी। तो हम B से O की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अगर ये L लेंथ है तो इसके सेंट्रोइड से हम इसकी BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये L/2 इसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी B से D की वो L/2 हो जाएगी, और ये इसको एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। टोटल एंगल 60 डिग्री है, दोनों को डिवाइड कर देगा इक्वल पोर्शन में। तो इस ट्रायंगल को अगर हम साइड में ले लें, ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, तो देखो इस ट्रायंगल में हम कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में बेस है BD और हाइपोटेनियस है OB, तो BD अपॉन OB लिख सकते हैं। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू, BD की वैल्यू है L/2, और OB को हम अगर इसकी वैल्यू को R ले लेते हैं तो इसको हम OB को R लिख सकते हैं। देखो यहां से R किसके इक्वल आ जाएगा? L/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी L/√3। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब फोर्स, सबसे पहले F, A वाला चार्ज, इस Q चार्ज जो O पे रखा है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे हम नोट डाउन करेंगे FOA से। मतलब जो पहले सिंबल लिखा है उस पर फोर्स होता है, जो बाद में लिखा है उसके कारण फोर्स होता है। तो मैं इसको कह सकता हूं फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। O पर रखे चार्ज पे फोर्स किसके कारण? A पर रखे चार्ज के कारण। तो ये हो जाएगा K पहला वाला चार्ज इंटू दूसरा वाला चार्ज अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू हमारे पास L/√3 है, तो ये पुट करेंगे KQQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। तो हमारे पास FOA आ जाएगा 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेकंड, FOB, B वाले चार्ज के कारण O पे चार्ज के पर लगा फोर्स, तो ये हो जाएगा KQQ अपॉन, देखो इसके लिए भी डिस्टेंस वही है तो इसको भी हम लिख सकते हैं R स्क्वायर या फिर 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर।
इसी तरीके से FOC की वैल्यू भी यही हो जाएगी 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ए वाला जो चार्ज है वो रिपेल कर रहा है ओ वाले चार्ज को, तो ये लगा रहा है नीचे की तरफ फोर्स ए वाला चार्ज, बी वाला चार्ज इससे दूर की तरफ, सी वाला चार्ज इस तरफ। इसका मतलब तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि FOA का जो मैग्नीट्यूड है वो FOB के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वही FOC के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो इन तीनों को एक कॉमन पॉइंट ले लेता हूं मैं F, मतलब जहां पे भी FOA या FOB या FOC के मैग्नीट्यूड की बात होगी वहां मैं F लिख सकता हूं। चलो अब डायरेक्शन की बात आ रही है तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा चार्ज है O पॉइंट पे Q चार्ज। अब A पॉइंट पे जो चार्ज रखा था वो फोर्स लगा रहा था, वो इसको रिपेल कर रहा था नीचे। इसका मतलब FOA की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली वर्टिकल डाउनवर्ड। इसी तरीके से B वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था इस तरफ, तो FOB की डायरेक्शन हो जाएगी ये। इसी तरीके से FOC की डायरेक्शन हो जाएगी ये FOC। और जब आप ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इससे पहले जो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर एक फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है। इस तरीके से तो मैं काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। तो ये FOC और FOB की डायरेक्शंस को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको पता है अगर मैं FOC का कंपोनेंट निकालना चाहूं तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा। इसी तरीके से FOB के भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल है उस कंपोनेंट को हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा FOC cos थीटा इस तरीके से। इसी तरीके से OB का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा FOB cos थीटा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा FOC sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा FOB sin थीटा इस तरीके से। तो हमने अब क्या किया, सारे फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देख लेते हैं पहले। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखो FOC को दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, एक इसका कंपोनेंट FOC sin थीटा और एक FOC cos थीटा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो फिर से हमें ये वाला फोर्स मिल जाएगा। मतलब इसी फोर्स के तो दो टुकड़े हैं, FOC sin थीटा FOC cos थीटा। तो अगर मैं इन फोर्स को दो टुकड़ों में बांट देता हूं तो इसे मैं हटा दूंगा। इसी तरीके से FOB के भी दो टुकड़े कर दिए मैंने, FOB sin थीटा FOB cos थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से मुझे FOB मिलने वाला है। तो फिलहाल मैंने FOB को टुकड़े कर दिए। तो अब टोटल देखो जितने भी फोर्स हैं उन फोर्स की बात करें तो F हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट इस तरफ है, एक कंपोनेंट इस तरफ है, क्योंकि FOC और FOB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और sin 60 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है, sin 60 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है।
इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो F नेट x लिख दूंगा मैं, x मतलब x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F OB और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस F OC sin 60 डिग्री मतलब √3/2। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि F OB का मैग्नीट्यूड F OC के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो F नेट x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा 0, नेट फोर्स x एक्सिस की डायरेक्शन में 0 मिल गया। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन F नेट y, तो ऊपर वाले फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स कर देते हैं, तो ऊपर आ रहा है F OC cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस F OB cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस F OA, ये आ गया। तो F नेट y हो जाएगा F OC और F OB और F OA, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं F OC की जगह भी F लिख सकता हूँ, F OB की जगह भी F लिख सकता हूँ और F OA की जगह भी F लिख सकता हूँ। यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर है, तो प्लस वाली ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया और नीचे वाली को हमने माइनस, तो F OA के आगे हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। हाफ F प्लस हाफ F इज इक्वल्स टू हो जाएगा F माइनस F, तो F नेट अलोंग y डायरेक्शन भी हो जाएगा हमारे पास 0। तो x एक्सिस के अलोंग मतलब कि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो टोटल F नेट हो जाएगा 0। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि नेट फोर्स हमारा जो ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे लग रहा होगा कैपिटल Q चार्ज पे वो 0 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD, 4 चार्जेस हैं, चारों की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.6 है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर है, ABCD, इसकी चारों वर्टिसेस पे, एक पे 2 माइक्रोकूलम, एक पे -5 माइक्रोकूलम, एक पे 2 माइक्रोकूलम और एक पे फिर से -5 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं, QA, QB, QC, QD, 4 चार्जेस को एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है की वर्टिसेस पे रखा हुआ है। The force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square, मतलब कि इस स्क्वायर के सेंटर पे
एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम का। इस सेंटर पे जो चार्ज लगा है इस पे नेट फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो फिर से स्क्वायर के चारों वर्टिसेस की डिस्टेंस इसके सेंटर से इक्वल होती है, तो हम कोई एक वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी की हमारे पास मिल जाएगी। तो स्क्वायर का टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये बाइसेक्ट होकर 45 डिग्री मिल जाएगा हमें। तो देख लेते हैं इन ट्रायंगल AOD कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस है AD, हाइपोटेनियस है OA। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, AD की वैल्यू अगर पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और OA तो यहां से OA हो जाएगी ये हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले FOA कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A, तो ये हो जाएगा QO, ये O पे चार्ज है इसलिए इसको नाम दे दिया QO अपॉन R²। तो ये हो जाएगा K इंटू 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, QO है 1 माइक्रोकुलम मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R², डिस्टेंस कितनी है 5√2, तो 5√2, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास FOA जो हो जाएगा, या एक काम कर सकते हैं फिलहाल वैल्यूज हम नहीं पुट करके बाद में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन बार बार रिपीट होने वाली है। तो इसी तरीके से FOB हो जाएगा के QO अपॉन R², FOC हो जाएगा के QO अपॉन R², और FOD हो जाएगा के QO अपॉन R²। अब चारों की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन OA की डायरेक्शन हो जाएगी, देखो FOA का मतलब है फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A, तो A वाला चार्ज O पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हो जाएगी A to C या A to O। इसी तरीके से B लगाएगा B to O, C लगाएगा C to O, और D लगाएगा D to O। अब देखो यहां पे -5 माइक्रोकुलम है, QD की वैल्यू और QB की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो जितना फोर्स QD इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतना ही फोर्स QB इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, देखो QB की डायरेक्शन है B to O और QD की डायरेक्शन है D to O, तो देखो B to O ये वाली डायरेक्शन, D to O ये वाली, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि FOB का मैग्नीट्यूड FOD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि QB इज इक्वल्स टू QD, B पे चार्ज है -5 माइक्रोकुलम, D पे भी -5 माइक्रोकुलम, और डायरेक्शन इज अपोजिट। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हम A और C की बात करें तो देखो A पे चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, C पे भी 2 माइक्रोकुलम, और दोनों जो फोर्स लगाएंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो FOA और FOC
का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी। तो देखो अब O पॉइंट पे टोटल फोर्सेस को ड्रॉ करें तो देखो ओ ए, जो ए चार्ज है वो O पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा एफ ओ ए, और ये एफ ओ सी, ये एफ ओ बी, और ये एफ ओ डी, ये सेंटर। तो देखो एफ ओ बी और ओ डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इसी तरीके से एफ ओ ए और ओ सी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो नेट फोर्स 0 लगेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पेंडुलम है, ये दो पेंडुलम है एल लेंथ के, और इनका मास m के इक्वल है। अभी ये दोनों न्यूट्रल है तो एक दूसरे के पास है। जब हम इन दोनों को q मैग्नीट्यूड का चार्ज दोनों को हर एक को देते हैं तो होगा क्या? चार्ज मिलने से दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा, जिससे ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर इनके पास मास नहीं होता या फिर ग्रेविटी नहीं लग रही होती तब तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे हो जाते हैं, 180 डिग्री पे हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने के कारण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पास मास है और इनके ऊपर ग्रेविटी का भी इफेक्ट लग रहा है, तो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ना तो ये एक दूसरे के पास 0 डिग्री एंगल पे रह पाएंगे, ना ही एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे रह पाएंगे, बल्कि किसी इन दोनों के बीच के किसी एंगल थीटा पे ये एक दूसरे से रिपेल होके दूर चले जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से। इसका मास m, ये भी उसी शेप एंड साइज का है, इसका भी मास m है, चार्ज इसके पास q है, मास m चार्ज q, इसके लिए भी मास m चार्ज q। तो अब देखो हमें ये बता रखा है कि दोनों एक दूसरे से x डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन में बता रखा है कि जब दोनों स्फेयर्स को, दोनों पेंडुलम के मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जब q चार्ज दे दिया जाता है तो ये एक दूसरे से x डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये x डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं तो फाइंड एंगल attained by the string from vertical, कि ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल ऑक्यूपाई करेगी, ये हमसे पूछा है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है, वैसे कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखो अगर हमसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी है तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो देखो गेस करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे टोटल कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे।
देखो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, तो देखते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg, और ये इसको a मान लेते हैं और इसको b। तो बॉल b को रिपेल कर रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा k, पहले वाले चार्ज q, दूसरा वाला चार्ज भी q, तो k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये लग गया दूसरा फोर्स। और एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है इधर, लेकिन इन दोनों फोर्स के कारण भी ये ना तो नीचे जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इसको दूर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। इसका मतलब स्ट्रिंग भी फोर्स लगा रही है, और ये जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है वो होगा टेंशन फोर्स T। तो टोटल इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। इसी तरीके से इस पे भी वही 3 फोर्स लग रहे होंगे, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, नीचे की तरफ mg, और यहाँ पे T। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, देखो इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को मेंशन करना, उसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा। तो इस बॉल का, इस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस पे T, एक लग रहा है mg, और एक लग रहा है k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। और वर्टिकल से जो एंगल है ये थीटा है, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा मिल जाएगा हमें। तो अब यहाँ पे जितने भी फोर्स है हमें काम कर सकते हैं, इनको तोड़ते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो के क्यू स्क्वायर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। mg ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसके भी टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। जो टी फोर्स है ये ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना वर्टिकल में, तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा ये, और एक टुकड़ा हो जाएगा ये। टी का जो कंपोनेंट थीटा के साथ है उसे टी कोस थीटा लिखते हैं, और जो थीटा के साथ नहीं उसे टी साइन थीटा लिखते हैं। तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को, और टी कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। तो हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1, और इसी तरीके से टी कोस थीटा हो जाएगा mg, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को डिवाइडेड कर दें इक्वेशन 2 से, तो t साइन थीटा अपॉन p कोस थीटा हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और mg डिवाइड में है तो इसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा आ गया हमारे पास k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बेस्ड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, आप उन्हें ट्राई कीजिए। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उनके बारे में मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में करने हैं, उन्हें कीजिए, और जो डाउट आते हैं फिर कॉन्फ्रेंस में पूछिए। थैंक यू।